In the Suez Canal. In the Suez Canal. In the Suez Canal. Side of the Suez Canal. In the Suez Canal. And Narrow Suez Canal. दोस्तों, अगर हम स्वेज कैनाल की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड का 12% ट्रेड रूट कैरी करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एशिया को यूरोप से और बाद में अमेरिका से कनेक्ट करने के लिए एकमात्र शॉर्टेस्ट रूट है स्वेज कैनाल। और रशिया और ईरान पे जितने सैंक्शंस लगे हैं वेस्टर्न की तरफ से, उससे वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। स्वेज कैनाल का अगर अल्टरनेटिव इंडिया को ढूंढना है रशिया और ईरान से ट्रेड करने के लिए, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया और यूरोप का गेटवे एक ही चीज प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जी हाँ, ये कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए और इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो आज हम जाते हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स को इंडिया को कंट्रोल करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी इंग्लैंड के लंदन से मुंबई की दूरी, जो 17,000 किलोमीटर पड़ती थी वाया केप ऑफ गुड होप। 1859 ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट के पास एक जगह खोजी जहां से वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को क्या कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने सेनाइन पेनिनसुला में 1859 में स्वेज कैनाल बनाना स्टार्ट किया और 1869 तक बना के एक इंजीनियरिंग मार्वल पेश किया। और उसके बाद से ये डिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई और वो बन जाती है 10,000 किलोमीटर, मतलब 7,000 किलोमीटर का कदम। खैर आज 150 साल हो गए, स्वेज कैनाल पे ट्रैफिक भी बढ़ चुका है और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी नहीं। अब उसको इजिप्ट कंट्रोल करता है। इजिप्ट से इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन फ्यूचर कौन जाने, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इजिप्ट की स्वेज कैनाल को कई बार ब्लॉक भी किया गया। अगर आप इतिहास जाके देखें तो 1956 से 1957 तक स्विच क्राइसिस और 1967 से 1973 तक अरब इस्लामिक वॉर में इसको क्लोज किया गया था। तो ऐसा नहीं कि स्विच कैनाल एक परमानेंट ऑप्शन है, तो एक उसका अल्टरनेटिव तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो G20 मीटिंग जो कश्मीर में हुई थी उसको इजिप्ट ने बाइकआउट किया था, तो उस पर प्रो चाइना का इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि वो चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें INSTC को, तो इसके पहले रूट की अगर आप बात कर लें तो रूट अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया से बंदर अब्बास पोर्ट से बाकू से अस्तरखान, बाकू अजरबैजान में है, फिर वहां से वो मॉस्को रशिया और रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग, इस तरह का कुछ इसका रूट अलाइनमेंट है। ये बहुत ही शॉर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया रशिया ट्रेड, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया ने भाई इसको ऑप्टिमिस्टिक स्टार्टिंग कर दी है। काफी सारे दिनों तक तो बैन था ईरान पे 2002 तक परमाणु के कारण, बाद में 2014-15 में बैन हटा है। तो इससे बड़ी दिक्कत है इस काम को कंप्लीट करने में। अगर आप बात करें तो अगर रशिया को कोई कंसाइनमेंट इंडिया भेजना है तो वो क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगा, फिर वो ट्रेवल करेगा इंडिया वाया कैस्पियन पोर्ट ऑफ अस्तरखान, तो पूरा कैस्पियन सी होके आता है। देन वो ईरानियन पोर्ट अंजली से होते हुए आएगा बंदर अब्बास पोर्ट तक, फिर वहां से वो आएगा मुंबई पोर्ट तक, और इस तरह से 45 to 60 डेज लगते हैं, जो कि नया रूट केवल 25 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। INSTC की बात करें तो 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, इसमें रोड आएगा, सी आएगा और रेल रूट आएगा। फाउंडेशन की बात करें तो 2000 में ही इसकी बात हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, इंडिया, ईरान, रशिया के बीच, और डील साइन हुई थी 2002 में। लेकिन INSTC को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे देश जुड़ते हैं, तो इसमें टोटल 13 देश जुड़ते हैं। द एग्रीमेंट हैज बीन रेटिफाइड, और इसमें 2005 में अजरबैजान, फिर बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, तजाकिस्तान, टर्की एंड यूक्रेन। तो इतनी कंट्रीज, 13 कंट्रीज इस पे जुड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक्सपांडेबल रूट होगा सभी कंट्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करने के। इट लिंक्स द इंडियन ओशन टू द कैस्पियन ओशन सी, ठीक है, वाया पर्शियन गल्फ से होते हुए पर्शियन गल्फ क्रॉस करेंगे, फिर वहां से चाबहार पोर्ट है जिसमें इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ईरान के, और वहां से रशिया और नदर्न यूरोप की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से देखें आप तो एक 17,000 किलोमीटर लॉन्ग 40 डेज की ट्रिप को आप 7200 किलोमीटर लॉन्ग 25 डेज की ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कैरेज कॉस्ट को 30% तक रिड्यूस करेगा। तो आप समझ सकते हैं, और टाइम तो गजब का रिड्यूस कर ही रहा है। इसकी बात करें तो इंडिया इससे पाकिस्तान और यूएस को बाईपास कर सकता है अगर INSTC रूट बन जाए।
और ट्रेडिशनल रूट में भाई इजिप्ट को पास करना बहुत ही हायर है, क्योंकि $70,000 तक का पे करना पड़ता है शिप को, प्लस 16 घंटे लगते ही लगते हैं। और क्योंकि इजिप्ट ने, जैसा कि मैंने बताया, कि बाइकआउट किया है G20 मीटिंग को जो कश्मीर में हुआ था, तो प्रो चाइना दिखा है, तो इजिप्ट पे ने रिलाई भी नहीं हो सकते। वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में आप किसी पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं हो सकते। द प्रोजेक्ट इज क्रिटिकल फॉर ईरान, बहुत ज्यादा, क्योंकि INSTC से ईरान रोड से यूरोप और एशिया से कनेक्ट हो रहा है, तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे भी ईरान कंपीट कर पाएगा, ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है रशिया के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि INSTC प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ इंडियन ओशन टू द रशिया, इंडियन ओशन में, क्योंकि अदरवाइज उसको चाइना पे डिपेंड होना पड़ता है। यूक्रेन वॉर के बाद से चाइना मैक्सिमम उसका ऑयल चीजों को लेता है, तो इंडियन ओशन से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैस्पियन सी पे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी और टर्की स्ट्रेट पे भी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रशिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो INSTC कनेक्ट रशिया टू द सेंट्रल रशिया विच कैन हेल्प रशिया टू मेंटेन देयर डोमिनेंस, क्योंकि रशिया का एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके साथ साथ जो चाइना के साथ, जैसा कि मैंने बोला, रशिया यूक्रेन के बाद उसका ट्रेड है, उस पर भी डिपेंडेंसी कम होगी। 2002 से टिल नाउ इस कॉरिडोर को बहुत ज्यादा डेवलप किया नहीं जा पाया है, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन के रीजन से रशिया और ईरान दोनों ही बहुत परेशान। 2016 के बाद इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि 4 पोर्ट में $85 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, लेकिन जब तक कोई चीज 2002 से 2024 हो गई और नहीं बनी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बनेगा तो ये जो 13 कंट्रीज हैं, इन सभी को फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि स्वेज कैनाल मतलब किसी एक चीज पे हमेशा डिपेंडेंसी का मतलब एक छत्र राज्य है। कभी को एक दिन अभी उसमें शिप फंस गई थी, तो कितने दिन तक ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, तो दुनिया तो नहीं थम सकती, उस पर लोड भी ज्यादा है। तो एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक मल्टी मॉडल होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगने वाले हैं और कई सारे एरियाज में अलग अलग कंट्रीज को स्पेंड करना पड़ेगा, और ईरान की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। तो इस तरह से ईरान में भी कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो रशिया और इंडिया को करनी पड़ सकती है, जैसे कि बैंकॉक टू कोलकाता में म्यांमार की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की। तो बैंकॉक टू कोलकाता की हमारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है हाईवे की, आप उसको देख लें, क्योंकि 80% काम उसका कंप्लीट हो गया। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे दे रखी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड से लेके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीपॉइंट एकेडमी पे मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए पॉलिटिक्स से लेके रोज से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो बने रहिए टीपॉइंट एकेडमी में, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।